शीर्षक पराक्रम। लेखक चारू बंदोपाध्याय। पराक्रम ने स्कूल के दिनों से ही भाषण देने की कला को साधना बना लिया था। ईश्वर दत्त शक्ति को और जन्मजात निर्भीकता को उसने अभ्यास से और भी प्रखर कर लिया। कलकत्ता में कॉलेज का छात्र होते ही किसी सभा, किसी सम्मेलन की खबर मिली नहीं और पराक्रम सबसे पहले जाकर पहली बेंच पर बैठा मिल जाता। सुरेंद्र बनर्जी, बिपिन पाल, एनी बेसेंट, आनंद मोहन बोस, कालीचरण बनर्जी प्रसिद्ध वक्ताओं के भाषण वह एकाग्र होकर सुनता। शब्द, वाक्य, उच्चारण, हाव भाव, प्रस्तुति की शैली सब कुछ मन के भीतर अंकित कर लेता। कई बार बूफेलो के व्याख्यानों को मन ही मन दोहराता। भाषण करने में भी वह पराक्रम दिखाता था। छात्र असहयोग समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन घोष की आयु में 30 वर्ष के आसपास ही थी। चारू मुखोपाध्याय उसी किसी सभा में बोल खड़े हुआ था। बड़े बड़े लोग जहां संभाल कर बोलते थे वहां पराक्रम निर्भीक होकर बोलता। वह भाषण नहीं देता था, मानो आक्रमण करता था। पराक्रम के बोलते तक तो वह सभा में रुका ही रहता। उसकी मनोवृत्ति होती थी कि फिर किस दिन न दिन योग्य नेता बनकर भाषण दे सकूंगा। पराक्रम में देश के आंदोलन के प्रति ही प्रेम नहीं था। उसके हृदय में जन्मजात निर्भीकता, पराधीनता से उसे नफरत होती थी। उसकी आत्मा को भरपूर सुखाने के लिए उसने वीरता के सिद्धांत को अपना लिया था। वह आर या पार, उसके सिद्धांत में बीच में चढ़ने उतरने का ऐसा काम ही नहीं था। वो चाहे तो लड़ाई से पीछे हट जाए, तब उसे लड़ाई में झूंझने का कुछ लाभ नहीं। बक भकोरे की तरह क्षिप्त में कुछ नहीं होता, बल्कि हंसी तो अलग ही उड़ती। पराक्रम एक ऐसा धैर्यवान था जिसमें बहुत से लोग अपनी अपनी सोचते और इसी तरह दुनिया की मिठास का वो भरपूर मजाक करते रहते। जिस मेस में वो रहता था उस मेस के लड़के गहरी रात में अक्सर नींद से उछल पड़ते। छत के ऊपर से पराक्रम की गूंजती गर्जना, उसके सिंहनाद सी हुंकार अंधेरे को फाड़ती हुई उतार आती और अगली सुबह मोहल्ले वाले आ धमकते, मेस के लड़कों पर उंगली उठाकर झिड़कते। क्या बात है मियाँ, आपकी चीख पुकार के मारे रात को आंख तक नहीं लगती। 2-4 बार चेतावनी मिलते ही पराक्रम को मेस बदलना पड़ता। जितनी तेजी से उसके भाषण जबानी होते गए उतनी ही तेजी से उसके पाठ्य पुस्तकें दिमाग से फिसलती चली गईं। नतीजा, बीए की परीक्षा में फेल। इधर पराक्रम पर मां षष्ठी की कृपा कटाक्ष बार बार पड़ चुकी थी। घर 4 भूखे बच्चों के रोने चिल्लाने से हर वक्त उबलता रहता। पराक्रम की गुर्राती आवाज उस कोलाहल को और भी उग्र बना देती। शोर बढ़ता गया, किताबें कम होती गईं। रोना थामने की ताकत घर में नहीं थी। खींचातानी के सिवा कुछ न बचा। इसलिए प्रसव पीड़ा से थकी पत्नी की झिड़कियां खाकर पराक्रम रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। पैरों की धूल सिर पर, सिर का पसीना पैरों में गिराता हुआ एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर सिफारिशों के सहारे भटकता रहा। बहुत अपमान सहने के बाद आखिर पत्तन आयुक्त के दफ्तर की एक जेटी पर सरकार की नौकरी मिली। तनख्वाह कुल 15 रुपए। लेकिन दफ्तर के बड़े बाबू ने उसे चुपके से अलग बुलाकर कहा, तनख्वाह सुनकर मन छोटा मत करना, ऊपर से भी आएगा और आगे चल के तो देखना तनख्वाह के बिना भी काम करोगे। हाँ, शर्त ली थी, ऊपरी आधा आधा। मजबूरन बड़े बाबू की छाया में पराक्रम पूरे जोश से ऊपरी वसूली के काम में जुट गया। पर बड़े बाबू को आधा दे देने के बाद उसके हाथ में बचता ही क्या, इसलिए वसूली करनी पड़ती थी जरा कसकर और बड़े बाबू का हिस्सा चुकाना पड़ता था जरा दबाकर। नतीजा ये हुआ कि बड़े बाबू के विशाल पेट के किसी कोने में मानो कुछ खाली सा महसूस होने लगा। उनके मन में संदेह की गुदगुदी उठने लगी। एक दिन बड़े बाबू ने साफ कह ही दिया, देखो पराक्रम, जिन शर्तों पर नौकरी दी है उन्हें याद रखो। नमक हरामी करके कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता। तुरंत पराक्रम ने अपनी देह झुका दी, हाथ जोड़ लिए, आवाज में वही पुरानी गर्जना, पर अब वह गर्जना गिड़गिड़ाहट में ढली हुई। आज्ञा, वो क्या, मुझे याद नहीं, आप ही मेरे अन्नदाता हैं, आप ही मेरे भयत्राता। बड़े बाबू बोले, मैंने तुम्हें सब भय से मुक्त नहीं किया है, मेरा भय याद रखना। पराक्रम ने मुंह से कोड़ते हुए कहा, आज्ञा। धर्म भय ही तो आपके भय की याद दिलाता है। बड़े बाबू बोले, तो उस भय को भी अपनी सुविधा के मुताबिक याद रखना। पराक्रम ने कहा, जो आज्ञा, और हट गया। लेकिन जितनी आसानी से वो जो आज्ञा कह गया, काम उतना आसान नहीं था। व्यापारियों, आड़तियों, यात्रियों का माल जल्दी जल्दी पार लगाकर जब इनाम में एक आध सिक्का उसकी फैली हथेली पर आ गिरता तो उसे लगता ये पैसा केवल उसी की मेहनत का फल है। यूं ही किसी और को दे देने में उसके भीतर कुछ चर्र चर्र कर उठता। सांप की फण की तरह हथेली में आए सिक्के को वो झुका कर देखता और ज्यादातर हिस्सा अपने लंगोट के भीतर छिपा लेता। जो गिना पड़ा हिस्सा ढीली जेब में रह जाता, उसी से बड़े बाबू का बखरा चुकता होता। बड़े बाबू की खुनखुनाहट और तेज हो गई।
पराक्रम था ही ढीली बनावट का आदमी। दिन भर में उसकी काछा कौचा 100 बार खिसक जाती। दिन दिन पराक्रम की काछा ने बड़ी बेहया तरह से बेईमानी करके उससे गद्दारी कर दी। पराक्रम जब बड़े बाबू के पास रोज की ऊपरी का आधा हिस्सा बताकर सिक्की चुकाने आया ही था, उसी वक्त उसकी काछा में बंधी पैसों की ढीली गांठ खुल गई। सिक्के, सिक्की, धुअन्नी, आनी सब उसके पैरों के कपड़े के नीचे से लुढ़कते हुए निकले और छन छन करते हुए फर्श भर में बिखर गए। बरसों की चालाकी एक ही पल में रंगे हाथों पकड़ी गई। बड़े बाबू की आंखें सुर्ख हो उठी। उन्होंने सिर्फ इतना हुंकारा, हाँ। पराक्रम पहले ही इतना सा आदमी था, अब हाथों हाथ पकड़े जाकर डर और शर्म से और भी सिमट गया। वो घबराकर जमीन पर फैले उस अनर्थ के सब अर्थ बटोर बटोर कर बड़े बाबू की मेज पर रखने लगा और सड़कने ही वाला था। बड़े बाबू दहाड़े, हरक सिंह, देखा तुमने? और कहीं कुछ छिपा कर रखा या नहीं? देखो। सिख डरबान हरक सिंह हुक्म बजाने आ पहुंचा। पराक्रम के मन में उस घड़ी बस यही गूंज रहा था, हे धरती फट जा, मैं तेरे भीतर समा जाऊं और इस अपमान की आग को ढक लूं। उसकी माचिस की डिबिया से एक बेकार सिक्का निकला, पानदान से एक घिसी हुई आनी। वे दोनों भी बड़े बाबू के हिस्से में चले गए। बड़े बाबू बोले, तुम बहुत दिनों से ठगते आ रहे हो, अब रोज छुट्टी के बाद यहां आना। हरक सिंह तुम्हारे कपड़े झाड़ तलाशी करेगा और जितने दिन तुमने मुझे ठगा है उतने दिन तक अपनी सारी कमाई मुझे सौंपते रहोगे। अगले ही दिन से पराक्रम एक भयावह रूप से धार्मिक आदमी बन गया। उसने रिश्वत लेना एकदम छोड़ दिया। माल की लेन देन में कोई कुछ देना चाहे भी तो पराक्रम किसी तरह नहीं लेता। वो जीभ काटकर कहता, अरे रामो रामो, रिश्वत मैं लूंगा, और मन ही मन सोचता, पराये के लिए हाथ गंदा करके फायदा ही क्या। पराक्रम की जेब, थैली, कांचा कोंचा सब टटोल लो, एक पैसा भी नहीं निकलता। बड़े बाबू का मिजाज दिन ब दिन और तपने लगा। पहले फिर भी दिन भर में 2-4 रुपए मिल जाते थे, अब तो बिल्कुल सूनापन। आखिर बड़े बाबू का हुक्म हुआ, तुम पैसा पाते हो या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे रोज 3 रुपए तुम्हें देने ही होंगे। पराक्रम ने मुंह से कोड़ा, मुझे मिलती है कुल 15 रुपए की तनख्वाह, तो महीने के 100 रुपए आपको कहां से दूं? बड़े बाबू गरजे, नटखट मत बनो, भुनी हुई मछली को पलटकर खाना नहीं जानते। पराक्रम से अब ये रोज रोज की लांछना और सही नहीं जा रही थी। साधुता और ईमानदारी में कुल मिलते थे 15 रुपए, जिसमें पेट नहीं भरता, और अगर रिश्वत खाए तो उसमें से भी महीने के 100 रुपए दे देने के बाद बचता ही क्या। इन्हीं उलझनों में डूबा हुआ अनमना सा पराक्रम घर की ओर चला जा रहा था। गोल दिघी के पास उसने भीड़ देखी। किसी ने केरोसिन की पेटी पर चढ़कर भाषण शुरू कर दिया था। पराक्रम के भीतर पुराना शौक हिलोर मार उठा, भाषण सुनने का। वो रुक गया। एक छोकरा पतली कांपती आवाज में बेतरतीब भाषा में हकलाता गवाता भाषण कर रहा था, श्रोताओं को देश हित के लिए आत्मोत्सर्ग की ओर उकसाने की कोशिश में, विदेशियों से संबंध तोड़ने, असहयोग करने की गुहार लगा रहा था। उसका भाषण खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा छोकरा पेटी पर धक्का मारकर चढ़ गया और मिर्गी के मरीज की तरह हाथ पांव पटकता पतली आवाज में चिल्लाने लगा, भाइयों उठो, जागो, प्राण दो, प्राण दो। वो उतरा ही था कि तीसरा चढ़ाया, हिंदू मुसलमान एक ही देश माता के जुड़वा बेटे हैं, हम सब भाई भाई हैं। हिंदू मुसलमान भारत माता की 2 आंखें हैं। हमारी जो कुछ भी संपत्ति है उसके आधे के न्याय संगत हिस्सेदार मुसलमान हैं। भाषण सुनते सुनते पराक्रम का दम घुटा हुआ, मन गर्म हो उठा, चमकने लगा। वो खुद उछलकर लकड़ी की पेटी पर चढ़ गया और बोलने लगा। बरसों से रटे हुए वाक्य आज अचानक उसके असली काम आ गए। भीड़ के भीतर से बार बार तालियां फूटने लगीं, हियर हियर। उस शोर ने पराक्रम का सिर घुमा दिया। पराक्रम गरजा, बातों से ज्यादा दृष्टांत की कीमत होती है। मैं पत्तन आयुक्त के दफ्तर में नौकरी करता हूं, आज मैं विदेशी दास्ता छोड़ता हूं। विदेशियों का संसर्ग हिंदू के लिए गौ रक्त है, मुसलमान के लिए सुअर रक्त। जो कुछ विदेशी है सबका बहिष्कार करो। इतना कहकर पराक्रम ने अपने बदन की फटी चादर और कोट उतार फेंके, अपनी ही देशी माचिस जलाई और कपड़ों में आग लगा दी। चारों ओर से वंदे मातरम, अल्लाहू अकबर के नारे उठ पड़े। उस वस्त्रमेध यज्ञ में एक के बाद एक आहुतियां गिरने लगीं। कमीज, चादर, रुमाल, पगड़ी, टोपी। श्रोताओं और दर्शकों के मन में भी उत्साह की आग लग चुकी थी। कृष्ण रखे तो कौन मारे। कांग्रेस के वॉलंटियरों ने पराक्रम को चंगडोल पर उठाया, कंधों पर बैठाया, शोर मचाते, नारे लगाते कांग्रेस दफ्तर ले जाकर पेश कर दिया। ऐसा सर्वत्यागी, स्वदेश हितैषी, ऐसा ओजस्वी वक्ता। देश को आजकल ऐसे ही लोगों की जरूरत थी। राजनीतिक नेताओं को तो मानो यही आदमी चाहिए था। तय हुआ, पराक्रम को अभी महीने के 100 रुपए मिलेंगे और रोज ओजस्विनी भाषा में देशवासियों को मताना, भड़काना, जगाना होगा।
खुशी खुशी घर लौटते हुए पराक्रम सोच रहा था, 15 रुपए की नौकरी को ओड़ो है गोविंदाय नमः करके फूंक दिया, और क्या चाल चल गई। अच्छा हुआ भाषण देना रट रखा था, आज काम आ गया। यूं ही तो नहीं कहते, जिसे भगवान रखे वही रखे। रात को लेटे लेटे सोचते सोचते पराक्रम के मन में एक और आग भड़की। पोटकमा छोटी किशन के कुलियों को भड़काकर एक पंचायत खड़ी कर दी जाए। धर्मकट, हड़ताल, मैं बनूंगा उनका ट्रेड यूनियन प्रेसिडेंट, लेबर लीडर, स्ट्राइक स्ट्राइक। लगता था उन दिनों पराक्रम पर गुरु की दशा चल रही थी। जो वह ठान लेता वही जादूगर द्वारा गाड़ी हुई आम की गुठली की तरह देखते देखते फूलने फलने लगती। उसके भाषणों की चोट से हड़ताल भड़क उठी। मजदूर संघ बना, पराक्रम बना संघपति, और देखते देखते 2,500 रुपए की चंदा राशि पराक्रम के हाथों में आ गिरी। एक दिन कुली पोर्ट कमिश्नर दफ्तर के सामने हंगामा कर रहे थे। थोड़ा काम ज्यादा मजदूरी। उसी समय साहब के हुक्म से उन्हें समझाने बड़े बाबू बाहर निकले। बड़े बाबू को देखते ही पराक्रम की प्रतिहिंसा भड़क उठी। वह ठिगना सा आदमी भीड़ में डूबा हुआ था। अचानक उछलकर एक जवान कुली के कंधे पर चढ़ बैठा और चिल्लाने लगा, भाइयों, दोस्तों, उस पेटू ठिगने बदमाश की बात मत सुनो। हमारा अन्न मारकर उसी का पेट मोटा हुआ है। इतना कहते ही हजारों कुली गर्जना बनकर उठ खड़े हुए। मारो उस दुश्मन शैतान को। किसी के हाथ से एक ईंट उड़कर गई और बड़े बाबू की तोंद में जा लगी। बड़े बाबू लुढ़कते हुए जमीन पर गिर पड़े। फिर तो चारों ओर से ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहे जो हाथ में आया दफ्तर की ओर उड़ने लगा। छन छन की आवाज में खिड़कियों के शीशे चूर चूर होकर गिरने लगे। पुलिस आई। फायर ब्रिगेड के पानी की मार से भीड़ को खदेड़ दिया गया। पकड़े गई 50 के करीब कुली और हड़ताल का सरदार पराक्रम। अखबारों में पराक्रम का नाम छा गया। 15 दिन हवालात के बाद उसे 6 महीने की जेल हुई। जिस दिन वो जेल से बाहर निकला उस दिन जेल के फाटक के सामने कतार बांधे हजारों लोग खड़े थे उसके स्वागत के लिए। फूलों की मालाओं के बोझ से पराक्रम की टनटनाती टांगें खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दूल्हे की तरह, विजयी वीर की तरह शोभा यात्रा निकली और उसे ले जाया गया कांग्रेस दफ्तर। उस दिन से पराक्रम की प्रतिष्ठा 100 गुना बढ़ गई। हर सभा का मुख्य वक्ता पराक्रम। इसी बीच सिलहट का आचार में भयंकर बाढ़ आ गई। दूसरों के दुख पर पराक्रम का हृदय पत्थर की तरह नहीं, लहर की तरह टूट पड़ा। उसने मोहल्ले के कुछ आवारा से लड़कों को इकट्ठा किया और बोला, चलो बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ चंदा मांग ले, तुम्हें पेट भरकर बीड़ी और जलेबी खिलाऊंगा। तुरंत लड़के जोश में भर उठे। 2 बांसों के बीच शल्लू कपड़े का टुकड़ा बांध एक निशान खड़ा किया गया। उसी शल्लू पर रुई से लिख दिया गया, दरिद्रान भर, यानी दरिद्रों के लिए। फिर गेरुए रंग में रंगा हुआ एक बड़ा कपड़ा 4 कोनों से 4 लड़के पकड़े और टोली बनाकर सड़क पर निकल पड़े। एक कुली की पीठ पर हारमोनियम बंधा था। पीछे पीछे चलते हुए एक लड़का उसे बजा रहा था और सब मिलकर बेसुरे बेताल गला फाड़ कर गा रहे थे, ओगो भिक्षा दो, ओगो नगर वासियों, करुणा से रोते हैं कितने उपवासी। नदी की धार में बह गए घर द्वार, आंखों के पानी में तैरती काया अपार, तुम्हारे ही भाई बहन स्वदेशवासी। यह गीत खुद पराक्रम की रचना थी और वही अपनी कर्कश आवाज में इसे गाता हुआ दलपति बनकर सबसे आगे चल रहा था। घर से निकलते समय पराक्रम ने भिक्षा झोली को गेरुए कपड़े पर सजा दिया था। अपनी बेटी की एक माकड़ी, एक जोड़ी चूड़ियां, एक कड़ा, एक 10 रुपए का नोट, एक 5 रुपए का नोट, करीब 5 रुपए खुले और कुछ 5 पैसे 10 पैसे के सिक्के। रास्ते में जो लोग देखते कि कितनी तरह की भेंट उस कपड़े पर जमा हो चुकी है, वे भी दया में बहकर कुछ ना कुछ चढ़ाते जाते। घंटों सड़क सड़क चिल्लाते हुए जब पराक्रम घर लौटा तो चावल, पैसे, गहनों से भिक्षा झोली लगभग असह्य हो चुकी थी। घर पहुंचकर उसने अपने दल के 10 लड़कों को 5 रुपए पकड़ा दिए। इससे जलेबी और सिगरेट खरीद कर खा लो, ये पैसे मैं तुम्हें अपनी गांठ से दे रहा हूं। भिक्षा में जो मिला है वो तो पराया धन है, उस पर हम हाथ कैसे डालें? हर आदमी के भीतर दया और भलमनसाहत होती है। वे आवारा लड़के पराक्रम के दिए 5 रुपयों में ही खुश होकर चले गए। तब पराक्रम ने पत्नी की मदद से हिसाब बैठाया। निकला 11 से 2.5 पाव चावल, 342 रुपये, 6.25 आना नकद और सोने चांदी के कई गहने। अगले दिन उसने इश्तिहार दिया, भिक्षा में प्राप्त गहनों की नीलामी होगी। कीमती सोने के अच्छे अच्छे गहने उसने अपने पास रख लिए और अपनी पत्नी बेटी के 2-3 छोटे घिसे पिटे गहने नीलामी के लिए निकाल दिए। फिर बाजार से कुछ रोल्ड गोल्ड और रासायनिक मायापुरी मेटल के गहने खरीद लाया और उन्हें उन्हीं के साथ मिला दिया। त्याग की प्रेरणा से जिन उदार हृदय स्त्रियों ने अपने शरीर के आभूषण उतार कर दान किए थे, उनकी महानता के सम्मान में और इसी बहाने बाढ़ पीड़ित दरिद्रों की सहायता के लिए अनेक धनी लोग नीलामी में उपस्थित हुए। पराक्रम के दोनों ओर 2 सेकरा पोद्दार बैठे थे। पराक्रम एक एक कर गहने उठाता
उनके हाथ में देता। वे कसौटी पर कसते, तराजू में तौलते और मूल्य बतलाते। उस मूल्य से कुछ कम रखकर पराक्रम सरकारी बोली शुरू करता, लेकिन दान की प्रतिस्पर्धा में देखते देखते दाम दोगुने चौगुने हो जाते। जिन गहनों को सैकड़ों ने रोल्ड गोल्ड या केमिकल घोषित किया, वे भी नीलामी में खांटी सोने के दामों पर बिक गए। नीलामी के बाद पराक्रम ने हिसाब लगाया, इस मद में भी उसके घर में 436 रुपए आ चुके थे। अगले दिन अखबार में पराक्रम की भिक्षा का लेखा छपा। भिक्षा में प्राप्त नगद 142 रुपए 0 आना 15 पाई। आभूषण नीलामी से प्राप्त 236 रुपए, मेकी मुद्रा 30 रुपए घटाए गए, हस्तेशेष 370 रुपए 2 आना 15 पाई। अगले ही दिन पराक्रम 10 मन मोटा चावल और 20-25 जोड़ी छोटे बड़े कपड़े खरीदकर कांछार की ओर रवाना हो गया। कुछ दिन बाद लौटकर हिसाब दिया। उसका और उसके साथियों का यात्रा खर्च 63 रुपए 15 आना, चावल और कपड़ों का कुल खर्च 389 रुपए 5 आना, अतिरिक्त खर्च 19 रुपए 8 आना। सभी ने यह हिसाब देखकर धन्यवाद और प्रशंसा करने लगे। क्या महान सेवा का दृष्टांत! पराक्रम ने अपनी जेब से भी इतना पैसा खर्च किया। 6 दिन बाद एक रजिस्ट्री चिट्ठी में पराक्रम को 2-2 10 रुपए के नोट मिले। साथ में एक कागज पर लिखा था, बाढ़ सहायता के अतिरिक्त खर्च के लिए। प्रेषक का नाम कहीं नहीं लिखा था। पराक्रम की पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, संसार में ऐसे बेमकसद बौरे भी होते हैं। पराक्रम जवाब दिया, बेवकूफ तो होंगे ही, इसलिए ही सयानों का काम चलता है। वैसे भी ये यात्रा खराब नहीं हुई। अब कई दिन चावल और कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं और कुछ नकद भी हाथ आ गया। मेरे लिए ये जेटी में माल सूचना करने से काफी बेहतर व्यापार साबित हुआ। उसके बाद पराक्रम कांग्रेस दफ्तर गया और वहां उसने बहुत गरम गरम भाषण दिया। देश में पराक्रम की जय जयकार होने लगी, लेकिन केवल जय जयकार सुनकर पेट नहीं भरा, इसलिए पराक्रम थोड़ा चिंतित हो गया। तभी भाग्य ने साथ दिया, देशव्यापी सत्याग्रह शुरू हो गया। पराक्रम अपने मोहल्ले के कुछ निष्क्रिय आलसी लड़कों को इकट्ठा किया, उनके सीने पर राष्ट्रीय ध्वज का बैच चिपकाया और मार्च पर निकल पड़े। लक्ष्य धापार जल से नमक तैयार करना। लेकिन पुलिस आ गई। पराक्रम की टोली ने सामना किया। पुलिस ने लाठी चलाई। पराक्रम की सेना छितर भितर हो गई। सैनिक पुलिस की मार खाकर घायल हुए और उसी दिन वापस लौट आए। पराक्रम का कोई समाचार नहीं मिला। वह डर के मारे जहां आंखें जाती थीं वहां दौड़ता था। अपने दल में लौटते समय लज्जा महसूस होने लगी, इसलिए 4-5 दिन छिपकर रहा। फिर एक दिन उसने अपने कपड़े खुद फाड़ लिए, सिर और हाथों में फटे कपड़े के पट्टियां बांध लीं और लौटकर दावा किया, पुलिस ने मुझे पकड़कर हवालात में रखा था, सिर्फ आज ही उसे छोड़ा गया। उसके बाद कोलकाता की सभाओं में पराक्रम की तेजस्वी भाषणों की बाढ़ दौड़ने लगी। उसके सिर पर पट्टियां, हाथों की कलाई पर कपड़े के पट्टे दिखाते हुए वह चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीरता और पुलिस की निर्दयता की घोषणा करने लगा। पराक्रम का उदाहरण और भाषण देखकर लोगों के मन से अहिंसक सत्याग्रह की उपसर्ग की भावना लगभग लुप्त होने लगी। पुलिस चिंतित हो उठी। इंस्पेक्टर्स पुलिस कमिश्नर के पास गए और बोले, पराक्रम को दंडित किए बिना काम नहीं चलेगा, उसकी बढ़ती हरकतें बहुत हो चुकी हैं। पुलिस कमिश्नर बोले, अच्छा 2 दिन सोचते हैं। पराक्रम की प्रतिष्ठा को देखते हुए उसकी गिरफ्तारी देशव्यापी हड़ताल और उससे भी अधिक गड़बड़ी ले आ सकती थी। पुलिस कमिश्नर चिंतित हो गए और पुलिस विभाग के प्रबंधक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर से सलाह करने लगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर गवर्नर के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर पराक्रम के व्यक्तिगत फाइल देख देखकर परामर्श करने लगे। इस पर क्या किया जाए? चीफ सेक्रेटरी ने पराक्रम के जीवन की सारी घटनाएं देख परखकर हल्की मुस्कान देते हुए कहा, सम्राट के जन्मदिन के अवसर पर जो उपाधियां बांटी जाएंगी उनमें से एक राय बहादुर की उपाधि पराक्रम को दे दी जाए। चीफ सेक्रेटरी की सलाह सुनकर सबने हंसते हुए हामी भर दी। पराक्रम की उत्तेजक भाषणवाणी तेज गति से जारी रही। वो सरकार द्वारा जब्त किए गए किताबों की सभा में चिल्लाया, पुलिस के निषेध को नकारकर सभा आयोजित की, पद चिन्ह निकाला, सड़कों पर घूमा, लेकिन पुलिस ने कभी उसे गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस की अनुपस्थिति देखकर पराक्रम एक तरफ क्रोधित हुआ, दूसरी तरफ प्रसन्न भी। सोचा, यदि पीड़ा और अपमान नहीं होगा तो प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी? फिर भी अपमान सहना आसान नहीं। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसने भाषण की तीव्रता दोगुनी कर दी, ताकि पुलिस का धैर्य उभल जाए और श्रोताओं का रिक्त स्राव उमड़ उमड़ कर बह निकले। देशी अखबार तो सब बंद थे। अचानक सुना गया, फिरंगी और सरकार के अखबार में उपाधियों की सूची प्रकाशित हुई और उसमें पराक्रम सिंह राय बहादुर की श्रेणी में सबसे ऊपर थे। साथ ही पुलिस ने कलकत्ता में अफवाहें फैलाना शुरू किया, पराक्रम तो सरकार का गुप्तचर यानी कि खुफिया अधिकारी है। ये अफवाह आग की तरह फैल गई। सभी के मन में संदेह बो दिया। लोग कहते सुनाई देने लगे, मैं तो पहले ही सोच रहा था, सीआईडी का जासूस ना होता इतना समय पुलिस उसे छोड़ क्यों देती। श्रद्धानंद पार्क में होने वाली सभा विदेशियों का बहिष्कार, कानून उल्लंघन और देशभक्ति का संकल्प लेना था। उस सभा में पराक्रम की कथित विश्वासघात की भी निंदा की जाएगी। पराक्रम ये सब सुनकर पूरी तरह दब गया।
वह व्यस्त हो गया। अपने सहयोगी नेताओं से कहने लगा, मैं निर्दोष हूं, ये खिताब की उलझन मेरे कारण नहीं है। लेकिन हर जगह उसे वही जवाब मिला, जाओ मशी, पहचान ली गई है, बहुत बहादुरी दिखा चुके हो और राय बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। पराक्रम सर्वत्र पराजित और अपमानित अंततः निर्णय लेता है। आज वह बैठक में जाएगा, सार्वजनिक सभा में राय बहादुर की उपाधि अस्वीकार करेगा और अपने चरित्र की सफाई सिद्ध करेगा। लेकिन जैसे ही वह सभा में प्रवेश करने की कोशिश करता है, चारों ओर से तिटकारी की आवाजें उठने लगीं। अरे वही टिकटिकिटा फिर आया, शर्मसार था, अब तक लाज बढ़ गई है। मार मार, उसके सिर पर 3 ठोकर मारो, अभी टक टक करके कौन सा अपशकुन फैलेगा पता नहीं। ये कहते ही नहीं कहता, चारों ओर से पराक्रम के सिर पर गट्ठा बरसने लगा। पराक्रम वेदना में चिल्लाया, भाइयों मेरी बात एक बार सुनो, मैं। लेकिन भीड़ तिटकारी देती हुई बोली, भयभीत भैया अच्छा से हटो, देखो चाचा के एक गाल पर कालिख, दूसरे पर चूना लगा दो। तभी अचानक एक लड़का आया और एक थरथरी गोबर पराक्रम के चेहरे पर थोप दिया। आहा, बादशाहधन के श्रीमुख का एक सांचा संजोकर रखूं। चारों ओर हंसी का हल्ला मच गया, साथ ही ताली और चिल्लाहट, ब्रावो, वेल सर्व्ड, वंदे मातरम, शेम शेम, फाई फाई। विभिन्न आवाजें मिलकर पराक्रम के कानों में गोले की तरह गूंजने लगीं। पराक्रम गोबर मिले चेहरे को चादर से पोंछते पोंछते मूर्छित सा भीड़ के बीच से भाग निकला। लेकिन वो जहां भी गया हर जगह सुनता रहा, वो जा रहा है, शैतान विभीषण, शकुनी। पराक्रम किसी तरह घर पहुंचकर छिपकर बचा रहा। घर से बाहर जाना अब उसके लिए अपराध बन गया था। रास्ते में लड़के उसके कपड़ों पर धूल उड़ेलते, लड़कियां घरों की छत से गोबर का पानी सिर पर ढालती, युवक हंसते हंसते गिर पड़ते और धमकी देते, सावधान, सिर पर गोला गिरा देंगे। वृद्ध केवल तिटकारी देते हुए हंसते, अरे मशी कैसा हो रहा है। अंततः पराक्रम सहानुभूति और हताशा में चीफ सेक्रेटरी के पास गया। आंसू भरे स्वर में बोला, हुजूर यह कैसी कठोर सजा दी आपने मुझे। इतने लोगों को जेल भेज रहे हैं, इंटर्न कर रहे हैं, और सिर्फ मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों। चीफ सेक्रेटरी मुस्कुराकर बोले, अरे क्या हुआ। पराक्रम लज्जित और कष्टित स्वर में बोला, मेरी रोजी चली गई, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा। सेक्रेटरी हंसी दबाकर गंभीर हो गए और पूछे, महीने में पेट्रियाटगिरी से कितना आता था। पराक्रम शर्म और कष्ट के साथ उत्तर दिया, आज्ञा, औसतन 25 रुपए ही हाथ में आते थे। सेक्रेटरी ने पूछा, तो अब आप क्या चाहते हैं। पराक्रम बोला, मुझे कृपा करके कोई नौकरी दे दीजिए। सेक्रेटरी मुस्कुराए और पूछे, आप शैतानी सरकार के अधीन काम करेंगे। पराक्रम हंसते हुए बोला, हुजूर मुख की बात और पेट की बात में बहुत फर्क है। सेक्रेटरी व्यंग्य करते हुए बोले, कौन सा काम करेंगे, ऑनररी मैजिस्ट्रेट बनेंगे। पराक्रम कृतज्ञता और तात्कालिक उत्साह से बोला, जी हां हुजूर, भले ही ऐसा ही हो, मैं अपने परिवार को किसी तरह चला लूंगा। सेक्रेटरी हंसते हुए घोषणा की, अच्छा, अगले गजट में आपको शियालदह का ऑनररी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।